अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर तमाम सवालात और मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं NA-249 और ऐसा मालूम होता है कि जैसे मामला मजीद पेचीदा भी होता जा रहा है, उलझता भी जा रहा है, लेकिन इसमें एक अब सेंस प्रिवेल होती हुई और कोई बीच की राह नजर आ रही है जब NA-249 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रीकाउंटिंग की जो दरख्वास्त थी जो कि दी गई थी बिलखुसूस PMLN की तरफ से, वो मंजूर कर ली है। अब इस पे तमाम जो जमातें हैं उन तमाम के मौक़िफ़ भी सामने हैं, उसके हवाले से भी बात करते हैं और अल्टीमेटली इस पूरी चीज़ का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। सवाल पहले मुलाहिजा कीजिएगा। जी नाजरीन, अब ये दोबारा गिनती की जो दरख्वास्त है वो बाकायदा तौर पर मंजूर की गई है और इसमें जो तमाम जमातों के बयानिए हैं वो भी हमारे सामने आ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पहले तो ये कहा कि रिकाउंटिंग की जाए क्योंकि 5% से के विदिन है जो मार्जिन है दोनों कैंडिडेट्स के वोट्स का, यानी कि मिफ्ता इस्माइल साहब का और कादिर मंदोखेल साहब का जो कि पीपल्स पार्टी से हैं। ये दरख्वास्त बाकायदा मंजूर की गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने इसको अपनी ट्वीट में वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि ये अच्छी मिसाल है और साथ साथ ये भी कहा है कि 2018 में भी बहुत सारी ऐसी नशिस्तें थी जिनमें ये मार्जिन इतना ही था, 5% के विदिन था, तो लिहाजा उसके ऊपर भी अगर ये चीज हो जाती है, ये रिवायत सेट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी देगी जहां पर उनके कैंडिडेट ऑब्वियसली लूज कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, नून लीग ने ऑब्वियसली इसको वेलकम किया है क्योंकि ये उन्हीं की दरख्वास्त थी, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो दूरियां हैं या इख्तलाफात हैं मजीद संगीन तब हुए जब बाकायदा नून लीग ने अपने पूरे एक जो तसादुम का बयानिया था उससे पीछे हटते हुए, खासा पीछे हटते हुए ये दरख्वास्त की कि जो बैलेट्स हैं NA-249 के, उन्होंने कहा हमें सिंध हुकूमत पे पीपल्स पार्टी की भरोसा नहीं है, तो लिहाजा इन तमाम बैलेट्स को या तो रेंजर्स या पाकिस्तान आर्मी के हवाले किया जाए। तो लिहाजा इसके बाद से फिर ऑब्वियसली एक रिबटल आया, इसका एक बैकलैश आया पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन्होंने इसके ऊपर खासी हैरानगी का इजहार किया। अब नाज़रीन, बात ये कर लेते हैं कि PTI ने भी ऑब्वियसली इसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ रखा है या उनका भी एक स्टैंड आया है। वो कह रहे हैं कि जैसे डस्का बाई इलेक्शन में हुआ तो उस रिवायत को भी याद रखा जाए और बाकायदा रीपोलिंग की जाए। अलबत्ता हाँ, ये याद रहे कि अमजद आफरीदी साहब जो कि PTI के कैंडिडेट थे इस हल्के से, उनके जो वोट्स हैं वो गालिबन 5th नंबर पे या 5th पोजीशन पे आए हैं इस हल्के में, लेकिन PTI की तरफ से जो उनका स्टैंड आया है या उनका वर्जन आया है वो NA-249 के हवाले से रीपोलिंग का था। अब नाजरीन, रीकाउंटिंग की जो दरख्वास्त है, क्या वो नई रिवायात सेट कर पाएंगी, ये हम लोग प्राइमरीली आज पहले अपने सेगमेंट में सवाल उठा रहे हैं और रेलिवेंटली बहुत पर्टिनेंट गेस्ट पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा दूं, सबसे पहले यहाँ स्टूडियोज में हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, और आपका जो पर्सपेक्टिव है आपकी जमात का एज वेल एज अपोजिशन का, हम इन तमाम मामलात पे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड अली साहब। नाजरीन, सेनेटर सैफुल्ला अब्दो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ इन तमाम मौजूआत पे रखेंगे। ही इज ऑनलाइन विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब। और नाजरीन, इरशाद आरिफ साहब अपने तज्जिए तबसरे के लिए हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। और इरशाद साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। आपकी तरफ भी मैं आती हूँ, लेकिन अली साहब, बात का आगाज अगर आपसे कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली रिकाउंटिंग की दरख्वास्त तो PMLN ने की थी, मिफ्ता इस्माइल साहब के वोट्स। अब इसके ऊपर ऑल्दो इसको वेलकम किया है पीपल्स पार्टी ने, लेकिन खासी उन्होंने हैरानगी का भी इजहार किया है, बिलखुसूस उस बात पे जो आपने कहा कि बैलेट्स आर्मी या रेंजर्स के हवाले कर दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। इलेक्शन डे पे, बल्कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले मैं कराची गया था और उस वक्त आपने इलेक्शन डे पे देखा कि रात के 12-1 बजे तक रिज़ल्ट्स आ रहे थे और अचानक एक टाइम आया कि फॉर्म 45 मिलना भी बंद हो गए और रिज़ल्ट्स आना भी बंद हो गए और बिल्कुल डस्का के पैटर्न के ऊपर वही हुआ कि कुछ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो मतलब है कि RO ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे थे, लेट हो रहे थे। और कराची में तो इस चीज़ का बिल्कुल वो अर्बन एरिया है सारा और कोई भी उसमें मतलब है वो नहीं इशू नहीं था कि वो RO ऑफिस पहुंच जाते बहरहाल। और हमारा जो कैंडिडेट था वो आखिरी टाइम तक लीड से 3 से 4 हज़ार की लीड कर रहा था वोट्स की। बहरहाल उसके बाद जो भी सीन हुआ वो आप सब ने देखा और उस सीन के बाद जो उसका बेनिफिशरी हुआ वो भी आप सब लोगों ने देख लिया। अब हमारी गुजारिशात ये हैं कि हमने अभी फ़िलहाल दी है एप्लीकेशन की इसकी रिकाउंटिंग, ताकि रिकाउंटिंग में पता चले
कि कौन से ऐसे वोट हैं जिनके पीछे स्टैंप्स नहीं हैं, कौन से ऐसे वोट्स हैं जो जेली तौर पर डाले गए हैं। एक जगह पर हमें रिजल्ट मिल रहा है कि 500 है और उधर डब्बे से निकल रहा है 1000 वोट, तो फिर ये फ़र्क तो आ गया ना। इन चीज़ों की वजह। उसके बाद हमने फ्रादे ऑडिट के लिए भी कहा है कि जिससे पता चले कि अगर मोना ने वोट डाला है तो वोट उसी का है, ये डिब्बे से किसी और का वोट निकल अच्छा, रहा है। ये खदशा भी है ये आपको? तो उसके लिए तो फ्रादे ऑडिट में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी तो हम काउंटिंग में हमें खुद अंदाजा होगा कि कितने वोटों का घपला हुआ है और किस तरह से हुआ। अच्छा अली साहब, आपका साथ दिया पीपल्स पार्टी ने, यानी कि आपके कैंडिडेट को, नौशीन साहिबा को सपोर्ट किया डस्का के बाई इलेक्शन में। अब वो ये बात कर रहे हैं, गालिबन सईद गनी साहब का ये बड़ा कैटेगोरिकली उनका ये बयान था, उन्होंने कहा कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब मिफ्ता इस्माइल साहब आगे हों पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से। उन्होंने ये बात कही। तो दूसरा फिर ये भी बताएं कि अब ये जो बैलेट्स आप कह रहे हैं कि आर्मी या रेंजर्स की निगरानी में, एक तरफ ये बात है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। 2018 में जो फौज तैनात थी उनकी उनके होने की भी वजह से काफी चीजों पे आपको तशवीश थी। तो अब बाद में फिर अब इस बाई इलेक्शन में ये स्टैंड क्यों आपका? देखिए उसमें डेफिनेटली उसमें दो तीन चीज़ें। एक तो जो आप कह रहे थे कि उन्होंने डस्का में चले हमारी सपोर्ट की, हम उसको खुशाइन कहते हैं। हमने तो बहुत सारी जगह पे सपोर्ट की। हमने तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उस वक्त भी कामयाब करवाया कि जिस वक्त आपको पता है नेशनल असम्बली में नून लीग की स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा है, तो हमने उनको कैंडिडेट बना के सेनेटर बनवा दिया वहाँ सर। तो ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट थी। इसके अलावा बहुत बड़ी और जगह पर हमने सपोर्ट की है। फिर उनको ना सिर्फ बनाया, उनको चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाया और उसमें पूरी सपोर्ट की। उधर भी अपने तमाम वोट जो थे वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को दिए। ऑन ग्राउंड उसमें तो इंतहाई वोट मादरत के डिफ्लेक्ट हुए साथ, हैं ना अली साहब? इंतहाई मादरत के साथ पीपल्स पार्टी की पंजाब के हर हलके में जितनी स्ट्रेंथ है, वो चाहे मेरे भाई सिंध से बैठ के जो हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि पंजाब के हलकों में उनकी कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी सपोर्ट वो हमें दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम उनको वेलकम करते हैं, खुशामदेद कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें डस्का में सपोर्ट कर दिया। लेकिन इधर के बेनिफिशरीज वो हैं, उधर उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, उधर जहाँ पर वो बैलेट पेपर पड़े होते हैं, जो वहाँ पर जितनी हुकूमती मशीनरी है वो पीपल्स पार्टी के अंडर है। सही वहाँ सही। पर तो आपको उन वहाँ पे पर यकीन अब नहीं है? हम हमें हमारी ये तफजात हैं कि उनके कंट्रोल में वो पहले वोट चुरा के उन्होंने अपना कैंडिडेट जितवा दिया। और मैं एक और बात आपने की कि वो सईद गनी साहब के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा लम्हा था कि जिस वक्त नून लीग का कैंडिडेट उन्होंने कहा आगे एक था। लम्हा भी तो नहीं था, मेरा तो उन्होंने मेरा बाकायदा तो कहा मेरा है। ख्याल है सईद गनी साहब का जो है वो नॉलेज इस बारे में बहुत कम है। दूर जाने की बात नहीं, मैं अभी रिजल्ट्स निकाल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल में, जिस जिस तरह से आ रहे थे। मुझे वो लम्हा दिखा दें जिस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग से आगे थी। सही, आप जब काउंटर सारे सवाल है। चैनल्स के ऊपर देख ले, सारे चैनल, ये मेरे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें नून लीग बिल्कुल आगे थी। कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं था जब पीपल्स पार्टी ने लीड तो किया ये तो नून फिर लीग आप को। यही इंप्रेशन दे रहे हैं ना अली साहब कि आपको आर्मी या रेंजर्स पे बैलेट्स के साथ ज्यादा भरोसा है एज कम्पेयर टू सिंध की गवर्नमेंट, नहीं, पीपल्स पार्टी हमारा की? मकसद ये है कि किसी ऐसी जगह पर बैलेट्स पेपर होने चाहिए जहां पर किसी मतलब है कि वो गवर्नमेंट की तहवील में होनी चाहिए, किसी हुकूमत की तहवील में नहीं होने चाहिए। ओ आई सी, ठीक है, स्टेट की तहवील में हो। हाँ। सेनेटर सैफुल्लाह, आप बताइएगा, जाहिर है आपकी तरफ से या आपकी जमात की तरफ से अब रीपोलिंग का कहा जा रहा है, रीकाउंटिंग नहीं, रीपोलिंग। हत्ता ये कि जब डस्का में ये तमाम मामला हुआ उस वक्त आप रीपोलिंग को आपने इसके ओपोज किया था, आपने इसकी मुखालफत की थी, और उस वक्त आपने कहा था कि नहीं रीपोलिंग नहीं, कोई रीकाउंट कर लें या कोई इसके अलावा, या उन महदूद हलकों में दोबारा रीपोलिंग कर लें जहां पर प्रॉब्लम हुई है। वो जो 20 हलके थे जहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मसला हुआ, लेकिन इस दफा आप कह रहे हैं कि रीपोलिंग कर लें। हेलो जी सैफुल्लाह साहब। जी देखिए, हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हम डे वन से ये चाहते हैं कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन या और जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या इदारे हैं, वो कोई भी एक एग्जाम्पल सेट करें ना किसी चीज के लिए, कि जब इलेक्शन पे जाते हैं, जैसे आप कोर्टों में जाते हैं तो कोर्टों में जब डिसीजन आते हैं तो वो माजी के डिसीजन का हवाला देते हैं। हम तो उनको पहले भी ये कह रहे थे कि जहाँ दस्का में ये हुआ था कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे जिसने कंप्लेन की थी नौशीन इफ्तिखार साहबा ने, उन्होंने कहा था कि ये 25 पोलिंग स्टेशन हैं जिसपे हमें ऑब्जेक्शन है। इसी वजह से हमारी पार्टी का मौक़िफ़ था कि आप उनकी रिकाउंटिंग करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में जो है उन्होंने अनाउंस किया कि रीपोलिंग को। इसी वजह से हम ये कह रहे थे। अभी आ जाए आप यहाँ सिंध के हवाले से, तो सिंध के हवाले से हम तो ये चाहते हैं ना कि जी सैफुल्लाह साहब।
राइट। सैफुल्लाह साहब को मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ ताकि वो अपनी बात मुकम्मल करें। इरशाद साहब, आपका क्या ख्याल है, रीपोलिंग, रीकाउंटिंग और किस चीज की नई रिवायत डलनी चाहिए? डस्का में जो रीपोल हुआ है, ये बात तो खैर है सर वाजिब अपनी जगह के रीपोलिंग और दोबारा इलेक्शन इस चीज का एक बहुत बड़ा खर्चा है, इसके अखराजात हैं और इसकी एक कॉस्ट है। क्या हम बार बार हर कॉन्फ्लिक्टिंग इलेक्शन के ऊपर रीपोलिंग में जा सकते हैं? और रीकाउंटिंग से आपको लगता है कि कोई नई मिसाल या नई रिवायत कायम हो जाएगी? जैसे बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो हर जगह फिर रीकाउंटिंग की दरख्वास्त देंगे जहां 2018 में वो हारे हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि डस्का का मुकाबला कराची से नहीं किया जा सकता। डस्का में जो रीपोलिंग हुई है, जो नल एंड वाइट करार दिया गया था इलेक्शन, इस बुनियाद पे कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल जी जी, खराब हुई, करेक्ट। फायरिंग हुई, गड़बड़ हुई बड़े पैमाने पर, और वोटर को अपना हक के रायदाई इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। ये प्लीज ही थी, वहाँ ये शांति का इशू नहीं था। वो जो फैसला आया था इलेक्शन कमीशन का, उसमें कहीं लिखा था कि धांधली हुई है। वहाँ उन्होंने इस बुनियाद पर रीपोलिंग का फैसला किया था कि चूंकि हक के राय दही इस्तेमाल करने का भरपूर मुनसिफाना मौका नहीं मिल सका, वहाँ गड़बड़ होती रही, वहाँ इंतजामिया मुलव्वस हो गई, पुलिस 2 मुलव्वस अफराद हो गई, शहीद हुए बाकायदा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गायब हो गए। तो इस बुनियाद पर हम रीपोलिंग कर रहे हैं। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब नहीं हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कायम हुए, लेकिन वो धांधली की बुनियाद थी, वो कोई दूसरी बुनियाद नहीं उसकी करार दी जा सकती। तो रीपोलिंग का चूंकि एक तो डिमांड भी रीपोलिंग की हुई है, और दूसरा ये है कि हालात भी ऐसे हैं जिसकी वजह से रीपोलिंग से ये चीज सामने आ सकती है कि क्या कहीं वोटों की गिनती में, री काउंटिंग में, के वोटों में की गिनती में कहीं गड़बड़ हुई है, कि जाली वोट किए गए हैं, काउंट किए गए हैं, नहीं किए गए, किसी के वोट जो है काउंट नहीं हुए। इस बुनियाद पर ये एक तो पहलू ये है कि रिकाउंटिंग की बुनियाद ये है। दूसरा ये है कि बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि 5 साल में जिस वक्त आप दरखास्त देते और रिकाउंटिंग हो, जिस वक्त ये सारा कुछ हुआ था, 18 के इलेक्शन हुए थे और इन्होंने सिलेक्टेड की गर्दान थी, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि आप उधरदारी में आए, आप हमारे साथ बात करें, जहां समझते हैं कि हम मुलव्वस हैं धांधली में, हम आपको नए इलेक्शन दे देते हैं। लेकिन उजरदारियां ही बहुत कम हुई, और जहां जहां जो शिकायत थी वो दूर करने की कोशिश की गई। ट्रिब्यूनल जो हैं वो बैठे रहे, काम करते रहे। किसी हुकूमत, किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि ट्रिब्यूनल जो हैं वो उनकी शिकायत नहीं सुन रहे, ट्रिब्यूनल सही जो सही, हैं आईसी यानी कि ट्राइब्यूनल्स में जाना चाहिए था। फराइज हैं वो अदा नहीं कर रहे। तो इसलिए मेरा ख्याल है इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा इरशाद साहब, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट प्लीज, मैं है। आपकी तरफ दोबारा लौटती हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ी सी इजाजत दे दें। मैंने आपसे पूछना ये है इसके बाद सर कि ये जो मिसट्रस्ट है, ये जो एलिमेंट अब एक सामने आया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान NA 249 को लेकर, इसकी क्या वजह है, क्या इसबाब है? मैं आपकी तरफ लौटती हूँ। सैफुल्लाह साहब, आप एक तो मुकम्मल कीजिएगा इससे पहले जो आप बात कर रहे थे, और दूसरा ये भी बताइएगा कि डस्का को क्या कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि इरशाद। ऑल राइट, सैफुल्लाह साहब को दोबारा हमने रिकनेक्ट करना है। सॉरी इरशाद साहब, प्लीज कंटिन्यू। आपसे मैंने जानना ये है कि ये जो मिसट्रस्ट है इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं अब? देखिए, मिसट्रस्ट की बात तो सीधी सीधी है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ट्रस्ट कभी था ही नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कभी हुई नहीं। दोनों मुखालिफ पार्टियां हैं, मुखालिफ रहेंगी, मुखालिफ रही हैं। मसला ये बना कि जब PDM बना तो मुस्लिम लीग नून को ये खदशा पैदा हुआ कि पीपल्स पार्टी कहीं पंजाब में, खासतौर पर जनूबी पंजाब में पेनिट्रेट तो नहीं कर रही PDM के प्लेटफॉर्म पे, और पीपल्स पार्टी को ये खदशा पैदा हुआ कि कहीं मुस्लिम लीग नून हमें बतौर सीढ़ी इस्तेमाल तो नहीं कर रही। और मियां नवाज शरीफ साहब माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर जिस तरह वो अपोजिशन को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, अपने साथियों को इस्तेमाल करते हैं, हमें इस्तेमाल करके कोई मराहत नहीं लेना जा रहा। ये मिसट्रस्ट था जिसकी वजह से PDM टूट गई। अब ये इलेक्शन में भी ज़ाहिर है ये मिसट्रस्ट मौजूद है और आइंदा भी मौजूद रहेगा। जिन लोगों को ये तवक्को थी कि दोनों पार्टियां जो हैं वो जमहूरियत पसंद पार्टी हैं और जमहूरी की बुनियाद पर ये कोई लड़ाई लड़ना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से, ये ऐसी बात नहीं थी। दोनों की जो बज़ाहिर हम लोग लिखते भी रहे, बोलते भी रहे, दोनों की ख्वाहिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट हमें गले लगाए इमरान खान के मुकाबले में, हमें अहमियत दे इमरान खान
मुकाबले में इमरान खान को जो उसने इनके बतौर गोद में ले लिया है, तो हमने क्या बुराई की है या हमसे क्या गलती हुई है। तो अच्छा, ये आप समझ रहे हैं असल ये प्रॉब्लम थी। तो वो मिसट्रस्ट मौजूद रहेगा जितना मुस्लिम लीग नून को नहीं, लेकिन इरशाद साहब ये अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना। पीपल्स पार्टी से है। ऑन द फेस ऑफ इट तो सर ऐसी कोई बात नहीं थी। और जी सैफुल्लाह साहब आप मुकम्मल कीजिएगा, आप जो अभी इससे पहले फरमा रहे थे, और साथ साथ ये भी बताएं कि क्या डस्का का मवाजना कराची से किया जा सकता है, क्योंकि डस्का में तो बाकायदा 2 अफराद शहीद हुए थे और प्रिजाइडिंग अफसरान का बल्कि जो गायब होना और ये तमाम मामला, तो कराची में तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। सैफुल्लाह साहब। हेलो जी सेनेटर सैफुल्लाह। हाँ जी प्लीज। जी जी प्लीज बताइएगा। मैं आप आई होप मेरा आवाज मेरी आवाज आपको पहुंची है, मेरा सवाल पहुंचा है। मैं ये आपसे पूछ रही हूँ सर कि कराची और डस्का का क्या मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि डस्का में तो बहुत हालात खराब हो गए थे, 2 अफराद शहीद हुए थे, फायरिंग वगैरह और प्रिजाइडिंग अफसरान का किस्सा। देखिए बात ये नहीं है, दोनों हलकों की अलग अलग जो सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ जो कराची के इलेक्शन का सवाल है, आप देखिए यहाँ पीपल्स पार्टी हमेशा ये चीजें हमारे नेशनल लेवल पे नहीं आती हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी क्या हशर करती है अपोजिशन पार्टी से। जो भी इलेक्शन होता है वो यहाँ रिग्ड इलेक्शन होता है और पीपल्स पार्टी ठप्पे लगाकर इलेक्शन जीतती है। मैं अभी भी बलोच साहब को ये कहूंगा, बलोच साहब वालों ने या मिफ्ता इस्माइल ने जो कहा था कि हमारे जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो किसी आर्मी के इदारे या किसी महफूज जगह पे। जी 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 बिल्कुल। जी सैफुल्लाह साहब। राइट, सैफुल्लाह साहब से राब्ता अनफॉर्चुनेटली मेरा फिर टूटा है, हम दोबारा ज़ाहिर रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन ये बात है कि सैफुल्लाह साहब ने अभी तक जो बात की है वो इन अ सेंस और इन अ वे वो बाकायदा एंडोर्स कर रहे हैं जो नून लीग की, या जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे नून लीग के, उनकी शिकायत को जो पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने उठाई है। खैर नाज़रीन, जो मौजू है उसको बदलते हैं, और अब बाकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को अब वोटिंग का हक दिया जाएगा उन तरामीम के तहत जो कि हुकूमत इलेक्शंस एक्ट 2017 में करना चाह रही है। अपोजिशन को बार बार दावत है कि वो पार्लियामान में आएँ और इसके अंदर जो भी तरामीम है वो करें। अगर गवर्नमेंट की जो तजवीज़ करदा तरामीम है उनसे इख्तिलाफ है तो कोई अपनी तरामीम दे दें। तो सवाल पहले देखिएगा, फिर उसके बाद वापस इसी पे बात करते हैं। जी नाजरीन, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, एक्सपैट्रिएट्स के लिए जाहिर है पाकिस्तान में या हमारी मईशत में उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता, ख्वाह वो रेमिटेंसेस की शक्ल में हो या पाकिस्तान को जब भी मुश्किल पड़ी है उनकी कंट्रीब्यूशंस हर सूरत में सामने आई हैं। जाहिर है उनके फैमिलीज, उनके ख़ानदान यहाँ पर क्योंकि आबाद हैं, उनको भी पैसे भेजना और यहाँ की पॉलिसीज़ का एक बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट नाजरीन यकीनन हमारे एक्सपैट्रिएट्स पर भी होता है। और उनकी कंट्रीब्यूशंस को अगर हम जो है वो नहीं वो फरामोश कर सकते हैं, तो इसके बाद इस बात पे क्यों सवालिया निशान है कि उनको वोट का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अली साहब, एक तो ये इसके ऊपर पहले आप फरमा दें, आपके इनिशियल कमेंट आ जाएं, फिर जाहिर है जो इससे कबल भी बात हुई है उस पर भी मैं आपका रिस्पॉन्स चाहूँगी। देखें, जो वोट का हक है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो डुअल नेशनल हैं। इस पर तो तमाम पार्टीज़ को बैठना पड़ेगा, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उस पर उनकी राय लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। ये मुल्की लेवल का फैसला है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र बात ये है कि देखें, जो सिस्टम पहले भी इलेक्शन कमीशन का है, हमारा जो भी इलेक्शन के जो कवानीन और ज़वाबित हैं, असल बात तो ये कि उन पर अमल करने की ज़रूरत है, उन पर अमल नहीं किया जाता। जिस तरह से आप डस्का में देख लें, जावा जो कुछ डस्का में हुआ और जिस तरह से हुकूमती पार्टी को पाकिस्तान के हर ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई और जिस तरह से कराची में 6ठे नंबर पर आई, उससे हमारे जो 2018 के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शंस के बारे में, हम ये चाहते हैं कि जो मुक़्तदर हल्के इलेक्शन के निज़ाम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जो अक़लियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में बदलते हैं,
उनको गौर करना चाहिए कि इस चीज़ की गारंटी होनी चाहिए कि वो इस बार बार सिस्टम में मुदाखलत ना करें। ऑलरेडी जो हमारे इलेक्शन के कवानीन हैं वो ऑलरेडी भी अगर उन पर अमल करवाया जाए तो वो ठीक है, नहीं तो ये भी जो आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं और जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ये तो फिर वो आरटीएस सिस्टम जो रात के 12 बजे 2018 में बंद किया गया और जिसके ज़रिए अकलियत को अक्सरियत में और अक्सरियत को अकलियत बदला गया। अब जो 2023 के इलेक्शन की तैयारियां करें, अगरचे इलेक्शन तो उससे पहले ही हो जाने, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस जा रही है और जिस तरफ हुकूमत ये भी ले जा रही है, लेकिन prediction है। बिल्कुल मेरी प्रिडिक्शन है और ये भी इंशाल्लाह नविश्ता दीवार ही है, गुजारी ये है कि जो कुछ अभी आपको ये वोटिंग मशीन है, ये भी वो आरटीएस सिस्टम है जिसके जरिए आप देखेंगे कि ये एक नया तरीका ढूंढा गया है इलेक्शन चोरी करने का। सर ये दो मुनफरिद बातें हैं ना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तस्करा है, बिल्कुल राइटली सो, आप उसको आरटीएस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जो तस्करा है वो है एक्सपेट्रिएट्स, जो बैरून मुल्क रहने वाले समंदर पार पाकिस्तानी है, उनको वोटिंग राइट्स देने का। इस बात पे तो इख्तिलाफ नहीं है ना, या है आपके व्यू में कि उनको वोट का हक होना चाहिए पाकिस्तान? मेरा ज़ाती तौर पे अभी पार्टी से तो मुशावरत नहीं हुई, ना ही मैंने इस टॉपिक के ऊपर कोई मतलब है कि फीडबैक लिया है लीडरशिप का, लेकिन मेरा ज़ाती ये राय है कि एक तो जो डुअल नेशनल है उनका तो हक नहीं बनता, वो उधर की वफादारी का हलफ उठा चुके होते हैं, उनकी हमदर्दियाँ किसी और तरफ जाहिर है वो एक वो होती हैं। और दूसरा ये है कि इसमें सबसे अलार्मिंग सूरत हाल ये है कि आया उनका जो वोट है वो शफाफ तरीके तक उस जगह ही पहुंचेगा जहां पर वो देना चाहते हैं। हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इलेक्शन रिफॉर्म से ज़्यादा हम इलेक्शन गारंटी की हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हर दफ़ा क्यों चुराए जाते हैं बार बार, और क्यों अक्सर ये आप ये कोई प्रैक्टिस आज से तो नहीं, ये तो 72 सालों से चल रही है। बिल्कुल इस्लाहात की नहीं, अगर आप नाम अगर आप नहीं, हर इलेक्शन नहीं, 2013 के इलेक्शन में जब नून लीग आई थी तो उस वक्त वो नहीं, मुतनाज़े की नहीं बात होती, बात ये कि ये तो चोरी आप देखें सरेआम पकड़ी। आपने कहा कि उस वक्त इलेक्शन चोरी, आपको याद होगा याद सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली थे, वो रिजाइन करके इलेक्शन में गए, दोबारा जीत कर आए कि नहीं आए। तो मकसद ये है कि अब तो आप देखें ना कि जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, ये इलेक्शन इनको इनके घर के अंदर शिकस्त फाश हुई नौशहरा में, जो जितने बाई इलेक्शन हुए और कराची में जहां ये कहते हैं 12 सीट्स, अगर इन्होंने 12 सीट्स ली होती तो ये इनका रिजल्ट आया। उधर से तो वाडा साहब को जीता, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में डब्बे चोरी करके वोट चोरी करके कामयाब। अच्छा सैफुल्लाह साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ये बहुत सारी बातें हैं आपकी तरफ और आई होप कि आपका राब्ता मुझसे कंटिन्यूस रहे, क्योंकि इससे कबल प्लीज बताइएगा। देखें, बात जहाँ तक इलेक्शन के इस्लाहत की है कि इलेक्शन इस्लाहत देखें ना, ये दोनों पार्टीज कहती हैं 50 साल से हुकूमत इन दोनों पार्टियों की है किसी न किसी क्षेत्र में। अगर वो बीच में आर्मी का दौर भी आए जिसमें मार्शल आर्ट समझें या कोई परवेज मुशर्रफ साहब का टाइम था, तो उसी में भी सैफुल्लाह साहब की बार बार ऑडियो का मेरे पास इशू आ रहा है। जी इरशाद साहब आप बताइएगा, एक तो ड्यूअल नेशनल्स प्राइमरी सवाल का पहले जवाब आप फरमाएं, इनको हक होना चाहिए या नहीं, क्योंकि अली साहब का ये ख्याल है ड्यूअल नेशनल्स को हक नहीं होना चाहिए। पहले तो उनका ये अपना पर्सनल उनकी राय है, और फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि तरीकेकार के ऊपर भी उनको तशवीश है कि वो जो उनका वोट जो भी वो उसको कास्ट करेंगे, क्या वो सही जगह पहुंचेगा और सही कैंडिडेट तक पहुंचेगा। ठीक है, बुनियादी तौर पर मैं इसके हक में हूँ कि जो तारकीन वतन हैं, मुल्क से बाहर जो लोग रहते हैं, मुहब्बे वतन है वो, और उनको वोट का हक होना चाहिए। ये डुअल नेशनल वाली बात जो है, जब उस मुल्क को जहाँ वो रह रहे हैं एतराज नहीं है उस पर कि वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में उनको हक मिल रहा है, उनको अगर एतराज नहीं तो हमें भी एतराज नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भी उनके उतने ही मफादात हैं जितने वहाँ हैं। वहाँ वो रहते हैं, दुरुस्त है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी वापसी जो है वो किसी शक व शुबे से बालातर है, और मैं इसके हक में हूँ। दूसरा जो मशीनी वोटिंग का इशू है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो भी दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ है मिसट्रस्ट का इशू। जब आम इलेक्शन हमेशा हर इलेक्शन मुतनाज़े हो रहा है और वो हमारी आंखों के सामने वोटिंग हो रही होती है, हमारे पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं, हमारे सारा कुछ, और उसको हम नहीं मानते। हम देख भी रहे होते हैं कि एक पार्टी के
पोलिंग स्टेशन जो है बूथ पे ज्यादा रश है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा वोट कास्ट हो रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं यहाँ तो हम जीत रहे थे। तो जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं और वहां से वो जब वोट कास्ट करेंगे तो क्या हारने वाली पार्टी इसको तस्लीम करेगी, ये एक इशू है। दूसरा जो मुस्लिम लीग के दोस्त कह रहे हैं कि उसमें एक पहलू जरूर है कि क्या वो जो जितने वोटर हम बनाएंगे उनकी वफादारी का, उसमें से सारे पाकिस्तानी तो जाहिर बातें नहीं होंगे, लेकिन चंद लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी वफादारी मशकूक हो, उसको जांचने का क्या तरीका होगा। इसलिए अगर ये काम करना है तो हुकूमत यकतरफा तौर पर बिल्कुल ना करे, तमाम पार्टी को बिठाए, हाउस पे 1 महीना लगे, 1 साल लगे, इत्तेफाक राय से ये होना चाहिए ताकि किसी को शक शुबा भी ना हो, एतराज भी ना हो और ये तनाजा भी खड़ा ना हो। और अभी तो खासा वक्त है इरशाद साहब, क्योंकि अभी इलेक्शन में 2023 में काफी टाइम पड़ा है, तो ये तो सफिशिएंट टाइम है कि ये तमाम इकट्ठे बैठकर कोई मामला कर ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये तो एक टॉकिंग टर्म पे नहीं है, ये तो कोई बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए एक दूसरे के साथ तैयार नहीं है, हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, असम्बली में बैठ के एक दूसरे की तकलीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे होगा। ये बुनियादी चीज है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये इत्तेफाक राय के बगैर एकतरफा तौर पर हुआ तो इससे खराबी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इरशाद साहब ने एक बड़ा एक पॉइंट उठाया था दैट हैड अ लॉट ऑफ वेट। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मिसट्रस्ट क्या कभी ट्रस्ट था ही नहीं, और असल बात ये थी कि दोनों के दरमियान ये चिपखलिश थी कि जो सिस्टम है उसके बेनिफिशियरी हम हों। देखें, बात ये है कि अरशाद साहब को ये पता होना चाहिए कि हम 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हमेशा से वो पार्टीज़ हैं कि जो हमेशा एक दूसरे से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके ही मतलब है कि आए हैं। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज हैं। आइंदा पहले भी हम आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं, आइंदा भी हम इलेक्शन ही कॉन्टेस्ट करके आएंगे, तो वो बात नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो तारीख ना दोहराई जाए, आपस में हालात इतने कशीदा ना किए जाएं कि एक दूसरे को विक्टिमाइज किया जाए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए बिला वजह से। हाँ, एक एजेंडे पर पीडीएम में हम सब इकट्ठे हैं कि इस सिलेक्टेड हुकूमत को, और पीडीएम एग्जिस्ट करती है सर, बिल्कुल पहले तो ये बात पीडीएम है। एग्जिस्ट करती है, पीडीएम कायम है, और ईद के बाद आपको उनकी एक्टिविटीज भी नजर आएंगी, और पीडीएम बगैर बिल्कुल टूटी पीपल्स भी पार्टी नहीं। और एएनपी हमारे के। नहीं, एएनपी और पीपल्स पार्टी तो निकली नहीं। पीपल्स पार्टी ने कब अनाउंस किया है कि हम पीडीएम सर कोई उन्होंने उनके ओहदे छोड़ दिए हैं और आप नहीं, लोगों ने। उन्होंने ओहदे पीडीएम नहीं छोड़ी, उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, लेकिन उस पे हमारे तफाज़ात है। हम देखें ना, पीडीएम कोई एक पार्टी तो नहीं है ना, पीडीएम इतनी पार्टीज का इकट्ठा है। वहां पर अगर हमें किसी भी पार्टी को तफाज़ात होंगे तो दूसरी पार्टी के लिए जरूरी है कि वो उनके तफाज़ात को वो क्लियर तो करे, सर अगर आपने उनके शो जायज कॉज है किया उनको, इस वजह से उनको फिर ओहदे तो वगैरह। ठीक है। उसमें हम समझते हैं कि उन्होंने हाँ। ऑपोजिशन में रहते हुए, पीडीएम में ठीक है। रहते हुए स्टैब्लिशमेंट से फायदा क्यों उठाया, इस सैफुल्लाह बात साहब। के हमारे तफाज़ात हैं। अच्छा सैफुल्लाह साहब आप बताइएगा, आई होप कि अब आपको मेरी जो ऑडियो है आपको भी ठीक आए और आपका भी व्यू मेरे पास आ जाए। ड्यूअल नेशनल्स के हवाले से सर सवाल था कि इनको वोटिंग राइट और समंदर पार पाकिस्तानियों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी अली गौहर बलोच साहब पीएमएलएन से उन्होंने ये बात की कि आप क्योंकि ऑपोजिशन को इस वक्त नहीं एंगेज कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये तमाम मामला एज सच आगे बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है 2023 तक भी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखें, ड्यूअल नेशनल क्या है, हमारे पाकिस्तानी है। अभी आप देखेंगे इतनी जो है वो वहां से कितने अपने जो फंड्स हैं वो भेज रहे हैं बैंकों के थ्रू, जिससे हमारी इकोनॉमी पे अच्छे उसके रेमिटेंसेस वगैरह असरात हो रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आती कि नून लीग कैसे ये कहती है कि उनको वोट नहीं देना चाहिए। वोट उनका हक है और इंशाल्लाह वो देंगे। ये सारी पार्लियामेंट में और सारी पार्टीज इस पे मुत्तफिका फैसला करेंगी। जहाँ तक बात, मैं मैडम थोड़ी 2 मिनट आपसे, जो प्रीवियस मौजूद है ना, ये अजीब इनकी पॉलिटिक्स है। जैसे ये पीडीएम के दोस्त ये कह रहे हैं बैठ के कि ये अपने नून लीग के, देखिए ये कहते हैं कि सिलेक्टेड। भाई, कल आपने जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर हुआ तो राना सनाला साहब ने टीवी पे आके कहा कि ये सिलेक्टेड अपोजिशन लीडर है। आज ये अभी बलोच साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो वो पीडीएम में भी बैठेंगे, उन्होंने इस्तीफे भी नहीं दिए। वो तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनके जो लेटर थे शोकाज, वो तो टीवी पे ऐसे उन्होंने आके फाड़ दिए जैसे भुट्टो साहब ने यूनाइटेड नेशन में फाड़े थे कोई डॉक्यूमेंट। तुम पता नहीं कि इनकी जमहूरियत कौन सी है, डेमोक्रेसी कौन सी है। अच्छा, इनका सब बड़ा अलमिया है दोनों पार्टी का ना। नून लीग पीपी 50 साल से हाकिम रही है यहाँ, वो चाहती है कि अगर वो जीते तो वो इलेक्शन सही है।
अगर वो नहीं जीते तो फिर वो इलेक्शन खराब है जी। अभी इनको ये कराची के इलेक्शन पे ध्यान देना लेकिन चाहिए। एक सैफुल्लाह साहब, एक बात आप फरमाइएगा, आपने एक कमेंट किया था अपनी पिछली गुफ्तगू में, आपने ये कहा था कि वाकई सिंध में इलेक्शन चुराया जाता है। आपने ये सिंध हुकूमत के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। तो आप तो एक तरह से साइड कर रहे हैं ये जो पीएमएलएन की एलिगेशंस हैं 249 में। मैं आपको देखिए, मैं ये हकीकत बताता हूँ आपको, अभी भी रिकाउंट होगी ना 6 को, कल है, आप देखिएगा रिकाउंटिंग में नून लीग को या दूसरी पार्टी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और इनके पीपल्स पार्टी के ज्यादा वोट निकलेंगे। वो मैनेज करते हैं इलेक्शन। अच्छा अच्छा, तो आप ये जो फॉरेंसिक ऑडिट का कह रहे हैं पीएमएलएन वाले और डिमांड कर रहे हैं, आप कहते हैं कि ठीक डिमांड है, फॉरेंसिक ऑडिट भी होना चाहिए 249 का? जी वहां तो लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो 50 साल से जिम्मेवार तो ये, लेकिन हम भी जिम्मेवार हैं अभी कि एमएनए हमारा था, जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा है, हमारी पार्टी को वहां डिलीवर करना चाहिए। लेकिन हाँ। ये भी नहीं है कि पीपुल्स पार्टी ने कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि उनके लोगों को इतने ज्यादा वोट मिले और ये मिफ्ताह इस्माइल को एक कैंडी पे वोट मिले, तो कुछ भी नहीं है बात। ये सारा इलेक्शन मैनेज किया है नून लीग पीपी ने, सबने मिलके। अभी इसकी अगर एक्चुअली वहां इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो सबको पता लग जाएगा कि ये हुआ क्या है वहां। बात कर लेते हैं एफबीआर के हवाले से कि जो हदफ एफबीआर ने सेट किया है रवा माली साल के लिए, इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि क्या ये जो हदफ है कितना अचीवेबल है, क्या एम्बिशियस है, और मौजूदा जो कोविड की और पेंडेमिक की सूरत हाल है, इसके साथ साथ जो मईशत के हवाले से जो बात है जिसके ऊपर कल हमने तफसीली तौर पे आपके साथ प्रोग्राम में बात की और कलेक्टिवली मैंने डिस्कस किया आप तमाम के साथ कि शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज़ को कह रहे हैं और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मईशत के हवाले से सूरत हाल ब्लीक है। सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर मजीद बात करते हैं। जी नाजरीन, हदफ के हवाले से ऑब्वियसली एफबीआर का जो टारगेट है, हर साल हम तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी ईयर और द सेकंड वन हम ये चीज़ देखते हैं कि जो एक हदफ या जो टारगेट सेट किया जाता है फिस्कल के लिए, उसको रिवाइज डाउन करना पड़ता है। मौजूदा नाजरीन सूरत हाल में क्या जो भी अहदाफ हैं वो पॉसिबल होंगे अचीव करना या नहीं, ये यकीनन बड़ा सवाल है। लेकिन ऑब्वियसली ये सैफुल्लाह साहब से गालिबन ये कि हम बेहतर पूछ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इस पे पर्सपेक्टिव आ जाए कि वो कैसे प्लान करते हैं कि पेंडेमिक की सूरत हाल में भी ये जो हदफ है ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन पहले की बात है तो ख्वाहिश तो इनकी काफी है ना, क्योंकि जब से ये 2018 में इलेक्शन नहीं जीत पाए और ये 50 सालों के बाद दोनों पार्टी जो कहती थी कि हमारी किंगडमशिप है, तो वो तो टूटी 2018। अभी इनकी बड़ी कोशिशें उससे लगी हुई हैं, कभी कोई इत्तेहाद बन रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आपने देखा है कि जब वहाँ 2018 में पहले असेंबली आई तो इन्होंने पीएम के लिए भी कहा कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, सेनेट स्पीकर नेशनल असेंबली डिप्टी स्पीकर के लिए। तो आपने देखा कि स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह ने वोट ले लिया इनसे, डिप्टी स्पीकर के लिए मौलवी साहब के बेटे ने भी ले लिया। जब आई पीएम की बारी तो शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया पीपी ने, तो उसके बाद भी ये बनाते रहे कि शायद कहीं कोई ऐसा माहौल बन जाए। जैसे अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ, इससे पहले पीडीएम बना, तो उस समय भी देखा कि पीपी ने इसके साथ क्या किया। तो इन दोनों की कोशिश है सब पार्टीज की जो आउट हुई है पार्लियामेंट से कि कोई भी बिफोर टाइम इलेक्शन हो जाए। तो इनकी खुशफहमी हो या इनकी कोई ख्वाहिश हो, उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 2.5 साल गुजर गए हैं, 2.5 साल पड़े हैं, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। अगर खुदा ना खास्ता इनका शौक है पहले हो भी गए तो इनको खुश नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह पीटीआई जिसने इनको एक्सपोज किया है इनकी किंगडमशिप को, इसने अपनी 2 साल की गवर्नमेंट में आते हुए, पहले हम गवर्नमेंट में नहीं थे, तो इनके कारनामे जो अभी रिकॉर्ड हैं, जैसे अभी भाई कह रहे हैं कि बिजली महंगी हो गई, वो हो गई। भाई किसने आपको कहा था कि जो 5 रुपए यूनिट बन रहा था 14 रुपए पे आप लोगों ने जाके वो एग्रीमेंट किए आईपीपी के साथ, सारे मुल्क को तबाही पे आप लोगों ने धकेला है कि उनके साथ 30-30 साल 40-40 साल के आपने एग्रीमेंट किए हैं कि भाई 5 रुपए जो यूनिट बन रहा था, तो आपका फर्क था उन गवर्नमेंट। लेकिन सैफुल्लाह साहब, एक तो महंगाई का तस्करा भी उन्होंने किया, जाहिर है महंगाई से इनकार नहीं, डबल डिजिट इन्फ्लेशन। जी मैं आता हूँ उसी पे। आपके जो सवाल थे, एक इलेक्शन का था मैंने दे दिया, दूसरा था कि जो रेवेन्यू हदफ है हमारे टैक्सेस का, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कि अप्रैल तक जो हमारे टारगेट थे उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा जो है वो टैक्स कलेक्शन हुई है।
और अभी 2 महीने पड़े हैं, हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हदफ है वो हासिल हो जाएगा। अभी बात आ गई आप महंगाई की, हमारे पीएम का, हमारी पीटीआई गवर्नमेंट का पूरा फोकस इसी पे है। देखें, आम पब्लिक को ये पता ही नहीं है कि इन दोनों पार्टियों ने क्या आशा किया। ऐसा तो इन्होंने पाकिस्तान या घर बना के छोड़ा था ना 50 साल से, कि वो 2 साल तक भी ये कहते हैं कि अभी महंगाई खान साहब के आते हुई है। तो पहले ये शहद की नहरें बहाते थे, ये लोगों के घरों में जाके जो है वो राशन देते थे जब भी कोई रमजान होता था। देखें, ये महंगाई हमारी सोसाइटी का अलमिया भी है। आप देखें, हम मुसलमान हैं, जब रमजान आता है तो हमारी, अभी तो छोड़े ना 2 साल हमारी गवर्नमेंट को, जी जी, रमजान में तो खैर ये रिकरिंग फिनोमिनन है। तो आप देखें, मैं बात करूं, आप देखें कि हमारे यहाँ ये होता है हमारे मुल्क में कि रमजान आता है तो चीजें वैसे भी दुकानदार जो है वो महंगी कर देते हैं। तो पिछली गवर्नमेंट से कौन सा उन पे एक्शन लिया? अच्छा सैफुल्लाह साहब, एक बात को रिस्पॉन्ड कर दें। वो ये कह रहे थे जब वो छोड़ के गए थे उस टाइम पे महंगाई कम थी, खासी कम थी, और ग्रोथ के बारे में उन्होंने बात की कि ग्रोथ ज्यादा थी। तो अब ये इस पे पेंडेमिक का तमाम असर है, या फिर पेंडेमिक के पहले भी ग्रोथ और महंगाई ये वो दो इंडिकेटर्स हैं जो कि काबू नहीं आ पाए? देखिए, बात सुनिए आप, हम सब लोगों को, हमारे यहाँ एक बड़ी चीज होती है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम भी करता है ना, तो वो भी किसी को वो मुखालिफ जो होता है उसको अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से हमारी समाज में वो आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। हमारी अगर लीडरशिप किसी को बाजी में गलत काम किए हैं तो हमारे लोगों पे ये लाजिम है कि उनको ये डिफेंड करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखें, कोविड में सारी दुनिया की मैशियत बैठ गई है। ये कोई ऐसे नहीं है किसी से ढकी छुपी चीज है। आप लोग साहसी हैं, आपके चैनल सारी दुनिया देखेंगे। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो उसने सस्टेन भी किया है। आपके पिछले 7 महीने से लगातार जो आपकी, देखिए ये पॉलिसीज बनती है ना, लॉन्ग टर्म में पॉलिसीज बनानी चाहिए। सही, राइट। ये डॉलर की रेट की वजह से जितनी महंगाई, वो क्यों होता है? जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तवाज़ुन नहीं रहता। हमारी पहले एक्सपोर्ट नथिंग थी, कुछ भी नहीं थी। ये 2011 के बाद, इसका मकसद है कि पीपी का, इसका नून लीग का पूरा टेन्योर निकाल दें आप 13 से 18। 11 के बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि फ्रॉम लास्ट 7 मंथ जो आपकी एक्सपोर्ट है मोर देन 2 बिलियन 2.3 बिलियन डॉलर तक हो रही है। देखिए, ये चीजें तभी तो आपका डॉलर जो है वो जब 2018 में बढ़ा है तो अभी तक वो कम आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब ये चीजें होंगी तो लाजमी है महंगाई भी कम होगी। हमें सही है, डॉलर का भी एक फैक्टर है। मैं जरा आखिरी क्लोजिंग कमेंट ले लूं सैफुल्लाह साहब आपसे भी, और लेकिन अली साहब से पहले, क्योंकि पीडीएम के हवाले से। अली साहब, पीडीएम के बारे में कोई उम्मीद रखी जाए? आप तो खासे पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के बावजूद भी। देखें, बात ये है कि अभी तक पीपल्स पार्टी ने भी अनाउंस नहीं किया, और हम को पीपल्स पार्टी को ये तो नहीं कहते कि आप पीडीएम से निकल जाएं। हमारे तो ये तफाज़ात हैं कि जो उन्होंने एक वाक़या पेश आया जिसमें कि उन्होंने अपोजिशन लीडर बनने के लिए, जिसके लिए वो कमिटेड नॉन लीग से थे, उन्होंने वोट लेके जो है वो बाप पार्टी के, जो कि बाप पार्टी एक इस्टेब्लिशमेंट पार्टी, उसके वोट लेके वो मतलब है कि वो बने। तो वो अगर उनको अपोजिशन लीडर को अहदा चाहिए था तो हमसे ले लेते। अपने उस कंडक्ट पर उनको मादरत करनी चाहिए, और उनको मादरत करनी पड़ेगी और रियलाइज़ भी करना पड़ेगा, और आइंदा ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो पीडीएम के कोई टीओआर बनाने पड़ेंगे कि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे फैसले होंगे उन पर तमाम पार्टीज जो है वो मनोअन और तो फिर तो आप जैसे इससे कबल कह रहे थे कि ईद के बाद उम्मीद लगाई जाए, उसमें तो आपने खुद ही फरमा दिया बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। नहीं, इफ एंड बट्स नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये आपको करूं कि आपने देख लिया कि इस वक्त भी मुल्क में अक्सरियती पार्टी नून लीग है, मौलाना साहब भी साथ है, बाकी दीगर पार्टीज भी हैं। पीपल्स पार्टी को शायद अपनी सिंध हुकूमत बचाने के लिए भी कुछ वो रख रखाव करना पड़ता है, उस तरफ देखते हैं। अभी मेरे भाई बात करते थे, मैं उनको जरूर बताऊंगा। देखें, बात ये है कि मैं कंक्लूड कर रही हूं, बिल्कुल टाइम देखिए मैं आखिरी जुमला ये है कि जो ये महंगाई के हवाले से बात है, इस वक्त पाकिस्तान को डॉलर की कीमत आपने बढ़ाई है। इस वक्त हमारे इर्द गिर्द के मालिक है अफगानिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, तमाम से हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। आपने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, और मैं समझता हूं कि इस महंगाई के पैंडेमिक से निकलने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में कोई नुमाइंदा हुकूमत हो। जी सैफुल्लाह साहब रिस्पॉन्ड करें। देखें, पाकिस्तान तबाही के किनारे पे इन लोगों ने पहुंचाया कि वो उन लोगों ने जो $1 बिलियन इनकी लीडरशिप लेके बाहर महल बनाए हैं ना, लोगों के पैसे लेके, तो उनसे पहले निकाले जाए ताकि महंगाई यहाँ कम हो। और जहां तक डॉलर की बात है तो डॉलर तो किसी के बस में नहीं होता, वो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है
कितना डॉलर आपके पास आता है, कितना डॉलर आप देते हैं, उसी से उसकी जो है वो डिमांड है, उस पे रेट बढ़ते डिमांड हैं। सप्लाई, यस यस। अभी बाकी रहा बात के पीडीएम के हवाले से, तो मैं तो यही कहूंगा कि अलग तो दोनों के दरमियान हो चुकी है, अभी दोबारा रुजू कर सकते हैं तो लाजमी मौलवी साहब बैठे हैं और वो इस्लाम के हवाले से फतवा दे सकते हैं। बाकी अलग तो दोनों की हो गई है, उम्मीद इनकी है आपस में। हालांकि इतनी हालत की है, बुरा हशर किया है नून लीग का पीपुल्स पार्टी ने, तो फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि इनको आफरीन है कि ये फिर भी उम्मीद लगाते हैं पीपी से कि वो पीडीएम में फिर भी आएगी। वो कभी भी इनके पास नहीं आएगी, वो इनको यूज करते हैं बेचारों को, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये तो ये कहते हैं कि हम पीपी के कांधे पे बंदूक रख के इमरान खान को लगाएं, और पीपी कहती है कि हम इनके कांधे पे बंदूक रख के इमरान खान को फाइट करें। जी नाजरीन, दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। दोनों हजरात का, बल्कि तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आज की इस नशिस्त का हिस्सा थे। अली गौहर बलोच साहब, जनाब सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और जनाब इरशाद आरिफ ने भी हमें ज्वाइन किया था। आज के लिए इतना ही नाजरीन, इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।